नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं कायनात अंसारी। ऋषिकेश में कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर जारी है। विचार मंथन के दूसरे दिन आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस की अलग अलग समितियों से सुझाव लिए गए। विचार मंथन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे। हरीश रावत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस की जीत का दावा ठोका। एक तो हम जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उनको 1 साल के अंदर भरने, जितने रिक्त पड़े। दूसरा काम ये करेंगे कि हर साल 10% संख्या बढ़ाएंगे। तीसरा काम ये करेंगे, जितने नीतिगत फैसले लेंगे उसकी वेटिंग करेंगे कि इससे रोजगार कितना पैदा हो रहा है, इससे रोजगार कितना पैदा हो रहा है, ये कदम उठाएंगे। और चौथा काम हम ये करेंगे कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हम एक माहौल बनाएंगे, राज्य में एक मोमेंटम बनाने का काम करेंगे। इस तरीके से, क्योंकि आज की तारीख में जो चुनाव अभियान में जब हम जाते हैं तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का अपना स्थान है, लेकिन उसके साथ साथ जो PR एजेंसीज़ हैं उनका भी अपना एक बहुत बड़ा जो है रोल रहता है। तो वो उनका प्रेजेंटेशन अभी तक हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और कल तक जो है हम एक मंथन करेंगे। और जिस कहते हैं ना, जब गहन चिंतन और मंथन होता है तो मंथन के बाद ही तो अमृत निकलता है। तो अमृत निकलेगा और हम उत्तराखंड में जाएंगे और विजय हासिल करेंगे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी राजनीतिक जमीन तैयार कर रही है और सबसे पहले युवाओं को साधने की कोशिश में जुटी है। युवाओं से संपर्क साधने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता बुधवार को कर्नल कोठियाल गोपेश्वर पहुंचे और युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान जगह जगह युवाओं और महिलाओं ने कोठियाल को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। युवाओं से संवाद के दौरान कर्नल कोठियाल ने स्थानीय और राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। वहीं मौजूदा सरकार पर चुनावी घोषणाओं को पूरा न करने का आरोप लगाया। कोठियाल ने ऐलान किया कि वो युवाओं के साथ मिलकर आगामी चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन को मजबूती देने में जुटी हैं और जन एकता पार्टी का विस्तार किया गया है। इसी के तहत टिहरी में आज 50 से ज्यादा लोगों ने पार्टी का दामन थामा। वहीं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। साथ ही कहा कि अगर उनकी किसी पार्टी के साथ सरकार बनती है तो उनकी प्राथमिकता भू कानून एवं मूल निवास रहेगी। आप देख रहे होंगे जिस ढंग से गांव में, देहात में लोग उत्तराखंड जन एकता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और आज पहले चंबा टैक्सी यूनियन के करीबन 150 पदाधिकारी और सदस्य ने उत्तराखंड जन एकता पार्टी की सदस्य ग्रहण की है। और आज जो हमारी नई टिहरी की जो टैक्सी यूनियन है, जो पुरानी टिहरी की सबसे पुरानी टैक्सी यूनियन के जो पदाधिकारी थे और उनके जो सदस्य हैं, 72 लोगों ने आज हमारी पार्टी की सदस्य ग्रहण किए। उनके अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ आपके माध्यम से। तो उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने अपना विस्तार करना जो है शुरू कर दिया है। सदस्यता अभियान भी चलाया हुआ है पार्टी ने और आज करीब 50 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। साथ ही उन्होंने इस और भी इशारा किया कि उनकी पार्टी जो है सरकार बनाने वाली पार्टी की सहयोगी पार्टी के रूप में भूमिका अदा करेगी। टिहरी जिले के चंबा में वार्ड सदस्यों ने नगर पालिका के खिलाफ तालाबंदी का कार्यक्रम खत्म कर दिया है। बता दें कि सभासदों ने नगर पालिका प्रशासन पर उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया था, जिस पर आज नगर पालिका अध्यक्ष यमुना रमोला ने सभी वार्ड सदस्यों के साथ बैठक की और समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। नगर पालिका अध्यक्ष के आश्वासन पर सभासदों ने अपना धरना 15 दिन के लिए समाप्त कर दिया है। समाधान किया गया। जो समाधान मतलब कल उन्होंने शिकायत करी थी, तो आज मैंने सभी सभासद बुलाए यहाँ पे, उसका समाधान हमने आपस में मिलकर किया।
देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। टिहरी जिले का स्वास्थ्य विभाग भी सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा है। टीबी के मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए विभाग जागरूकता पर जोर दे रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला टीबी फोरम और जिला HIV समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें क्षय रोग चैंपियंस को पुरस्कार भेंटकर सम्मानित किया गया। साथ ही ग्राम सभाओं की खुली बैठकों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को DPRO से समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए। कानपुर में आशा वर्कर्स का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और देवभूमि उद्योग व्यापार ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश भर की आशा वर्कर्स 12 सूत्रीय मांगों की लंबे समय से मांग कर रही हैं। यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष स्नेहलता ने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक आशा वर्कर्स काम पर नहीं जाएंगी। यूनियन की मांग है कि आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। वहीं सेवानिवृत्त होने पर पेंशन की मांग भी आशा वर्कर्स की ओर से की जा रही है। ऐसी तमाम 12 मांगे हैं जिनको लेकर देश भर में आशा वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। आज तक जो है सुबह तक जो न्यूज़ हमारी आई है, कल हमारी एक C2 से संबंधित प्रांतीय अध्यक्ष शिवा दुबे जो है मुख्यमंत्री जी से मिली, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि चर्चा चल रही है। जब तक चर्चा चलेगी तब तक जो है हम लोग भी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल हम लोग नहीं तोड़ेंगे, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग जो है अपना ना तो ये हड़ताल तोड़ने वालों में से नहीं है। तो ये देख रहे हैं ना कि सभी के लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय है, पैसा है देने के लिए, लेकिन आशाओं के लिए जो 24 घंटे काम कर रही हैं उनके लिए ना तो उनके पास समय है मिलने के लिए और ना ही पैसा है उनको देने के लिए। तो हम लोग भी इस बार बिल्कुल पूरे उत्तराखंड ने ये सोच रखा है कि जब तक काम के बदले पैसा नहीं मिलेगा तब तक जो है हम लोग भी क्षेत्रों में ना तो हम काम करेंगे और हर काम का हम लोग बहिष्कार करेंगे, चाहे उसके लिए हमें लड़ना ही क्यों ना पड़े। हल्ला बोल दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कदम नहीं बढ़ाएगी, तब तक वो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जो है अपना जारी रखेंगे। तो 12 सूत्रीय मांगे हैं आशा वर्कर्स की, जिनको लेकर आशा वर्कर्स जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं, हड़ताल कर रही हैं। उत्तरकाशी में भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर सॉल्ट और ज्ञानजा के ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। दर्जनों ग्रामीणों ने PMGSY विभाग में पहुंचकर कुछ देर के लिए AE और JE को कमरे में बंधक बना दिया। ग्रामीण विभाग के बाहर बोरियां लेकर खड़े रहे और सरकार से मांग की कि या तो 7 साल का अनाज दिया जाए या फिर सरकार मुआवजा दे। ग्रामीणों ने 10 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। उसके लिए हम आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। 10 साल हो गए हैं, 4 बार सिर्फ लिखित आश्वासन देके PMGSY अपने पलड़े झाड़ देते हैं, लेकिन ग्रामीणों की अभी तक जो भूमि का वो है वो नहीं मिला है मुआवजा। इसीलिए हम आज यहाँ पे इनको बंद करके यहाँ बाहर बैठे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे हम यहाँ तालाबंदी कर देंगे। ये समस्या तो मेन मुआवजे की समस्या है। इनका हमने मुआवजा सारा बना के हमने सर्किल भेज दिया, समेकित जो प्रस्ताव इनका वहाँ सर्किल में भेज दिया है। जैसे इसमें वहाँ से स्वीकृति हमें मिलती है हमारे जो मेन ऑफिस है, तो हम इसमें आगे वितरण की कार्रवाई कर देंगे इसमें। तो लंबे वक्त से अपने भूमि के मुआवजे की मांग कर रहे हैं ग्रामीण, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई और मायूस हो गए इस कदर ग्रामीण, तो वो अधिकारियों को बंधक बनाने के लिए मजबूर हो गए। अधिकारियों को कमरे में बंद करके ग्रामीणों ने कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया और अल्टीमेटम भी दिया है कि सितंबर माह तक अगर मांग पूरी नहीं की गई तो आगे वो अपने इस संघर्ष को और भी तेज करेंगे। तो भूमि के मुआवजे की मांग ग्रामीण कर रहे हैं, जिसका अब खामियाजा जो है वो अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। काशीपुर में खबरफास्ट की खबर का असर हुआ है। दरअसल शहर में अतिक्रमण की वजह से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो रही थी और ट्रैफिक की समस्या की खबर को खबरफास्ट ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ और SDM ने मामले में संज्ञान लेते हुए शहर का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को अतिक्रमण को लेकर लगातार छापेमारी के निर्देश भी दिए हैं। हमारे एरिया में
में सबसे बड़ी यही ट्रैफिक की समस्या जो देखने को मिलती है, जिसमें हमारे चाहे ठेले हो, ई रिक्शा हो या दुकानों द्वारा अतिक्रमण सड़क तक आ जाना, वो है। तो इसको लेके हम लोगों ने कार्रवाई 10 दिन पहले ही शुरू कर दी। बाकायदा जितनी दुकानें उनको हम लोगों ने नोटिस भेजे जा चुके हैं। व्यापार मंडल है उनको भी कम्युनिकेट किया जा चुका है कि जो भी दुकानों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसको वो पीछे ले लें, और अनाउंसमेंट भी हम लोग 1-2 दिन में करवा चुके हैं और इसके बाद कल भी करवा देंगे। इसके बावजूद अगर क्या कहते हैं कि नहीं जनता मानती है तो बाकायदा एनफोर्स किया जाएगा इस आदेश को, और जितने भी अतिक्रमण है हमारे जो बाधा उत्पन्न करते हैं, आवागमन में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसको तत्काल रूप से उसको परसों से हटाएं। तो रेहड़ी फड़ी वालों की वजह से बाजार में जो है अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था, बाजार संकरा हो गया था, जिससे ट्रैफिक की समस्या जो है बहुत ज्यादा बन गई थी। इसको खबर फास्ट ने प्रमुखता से दिखाया था। इस खबर को काशीपुर बाजार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया है, संज्ञान लिया है और एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पहले तो वो समझाइश करें और अगर उसके बाद भी नहीं समझते हैं दुकानदार, रेहड़ी फड़ी वाले, उसके बाद जो है उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो भी की जाए। आज भी बाजार में इसी तरह की कुछ कार्रवाई जो है वो देखी गई। और इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। नैनीताल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूल खोलने के फैसले पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार को दिए 17 अगस्त तक जवाब पेश करने के निर्देश। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 सप्ताह के बाद होगी मामले में अगली सुनवाई। स्कूल खोलने के फैसले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। उत्तराखंड सरकार ने भी स्कूल खोलने का फैसला जो है वो कर लिया था, सरकार को दिए हैं 17 अगस्त तक जवाब पेश करने के निर्देश हाई कोर्ट ने। 2 सप्ताह के बाद होगी मामले में अब अगली सुनवाई। स्कूल खोलने के फैसले पर हाई कोर्ट ने मांगा है सरकार से जवाब और 17 अगस्त तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। 2 सप्ताह के बाद होनी है मामले में अगली सुनवाई। बड़ी खबर इस वक्त की, स्कूल खोलने के फैसले पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश, जरा बताएं आखिर पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं सरकार को? बिल्कुल कायनात, आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने स्कूल खोले जाने के निर्णय को लेकर सरकार से जवाब तलब किया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जो 2 अगस्त से कक्षा 6 से 12वीं तक के जो स्कूल खोले जाने के कैबिनेट का जो निर्णय सरकार का 31 जुलाई के शासनादेश में जो जारी किया गया था उसको चुनौती दी गई थी जी। उस पर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए सरकार ने 17 अगस्त तक सरकार से जवाब मांगा है और इस मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो 2 सप्ताह के बाद होनी तय की गई है। जो जनहित याचिका दी गई थी हाई कोर्ट में, क्या उसमें कहा गया है जनहित याचिका में जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है? बिल्कुल कायनात, आपको बता दूं कि जो मुख्य न्यायाधीश RS चौहान है और जो न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में जो राज्य सरकार के जो बीती 31 जुलाई का जो शासनादेश था उसको चुनौती दी गई थी और उस शासनादेश में कई तरह की खामियां नजर आई थी। इसमें जो है पहाड़ी क्षेत्र के स्कूल इन मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्कूलों में स्कूल भले ही सरकार ने खोल दिए हों लेकिन अभी स्कूलों में जो विद्यार्थियों से बैठने की उचित व्यवस्थाएं हैं, चाहे सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, चाहे मास्क की व्यवस्था हो, चाहे जो स्कूल में छात्र संख्या काफी रहती है, उनके बैठने की के लिए काफी दिक्कतें वहाँ पर रहती है। उन सब मुद्दों को लेकर ये जनहित याचिका वहाँ पर जो है दायर की गई थी और उस जनहित याचिका में जो है आज उस पर सुनवाई हुई और सरकार को जवाब तलब किया गया है। साथ ही इस मामले को लेकर 17 अगस्त तक सरकार से जवाब मांगा है और जो अगली सुनवाई होगी कायनात वो 2 सप्ताह के बाद होगी। तो कैलाश, कोर्ट ने जवाब तो तलब किया है लेकिन इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख जो है वो किस तरह का आपने देखा? क्या कोई तल्ख टिप्पणी भी इस फैसले को लेकर की है कोर्ट ने और सख्त रवैया दिखा आपका कोर्ट का सरकार के प्रति? बिल्कुल, याचिकाकर्ता ने जो इस याचिका में अपील की है उन्होंने ये कहा है कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी जो कितने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगी है। इस बीच सरकार द्वारा जो स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया है ये गलत है, जबकि शहरों की
अगर हम बात करें, एसओपी का पालन नहीं हो रहा है तो स्कूलों में कहाँ से होगा। जब उसमें ये कहा गया है कि अगर शहरों में जब एसओपी का पालन नहीं हो पा रहा है तो विद्यालयों में कैसे हो पाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर जो है कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने के निर्देश जो हैं उत्तराखंड सरकार ने जारी कर दिए थे और स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन अब इस फैसले को चुनौती दी गई है। जनहित याचिका कोर्ट के अंदर दायर की गई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है, मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है, अपने हौसले से अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता। जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई सोच है, नया नजरिया है, हर दिन यहाँ कुछ नया होता है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तस्वीर बदल रही है और तकदीरें भी। यहां बदलाव अब सबको महसूस होता है। हर किसी का हुनर अब चमकता है, अपनी शक्ति का एहसास अब सबको होता है। एकजुट हैं अब सभी, क्योंकि समर अभी शेष है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की भूमि हमेशा श्रद्धा और आस्था से सराबोर रही है, लेकिन प्रदेश में बीते 2 साल से आस्था के पुजारी संघर्ष कर रहे हैं। पुजारियों के संघर्ष की वजह है उत्तराखंड का देवस्थानम बोर्ड, जिसको निरस्त करने की मांग पर पुरोहित बीते करीब 2 महीने से धरने पर बैठे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के कण-कण में भगवान वास करते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। प्रदेश में श्रद्धालुओं की सुविधा और धामों में व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए साल 1939 में बद्री केदार मंदिर समिति के लिए अधिनियम लाया गया था, लेकिन साल 2020 में उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के अस्तित्व में आने के बाद ही करीब 80 साल पुराना BKTC निरस्त हो गया है। साल 2017 में बीजेपी सत्ता में आई। इसके बाद ही वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी बोर्ड की तर्ज पर यहां भी 4 धाम के लिए बोर्ड बनाने की कसरत शुरू हो गई। क्या है देवस्थानम बोर्ड? चारों धाम समेत 51 मंदिर देवस्थानम बोर्ड के अधीन श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बनाया गया बोर्ड। 4 धाम में व्यवस्थाओं को सुनियोजित करना मकसद। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर बनाया गया देवस्थानम बोर्ड। 2019 में तैयार किया गया देवस्थानम बोर्ड का प्रस्ताव। 27 नवंबर 2019 को विधेयक को मिली मंजूरी। 5 दिसंबर 2019 को सदन में हुआ पारित। 14 जनवरी 2020 को राजभवन से मिली मंजूरी।
24 फरवरी 2020 को बोर्ड का सीईओ नियुक्त। साल 2019 में जब देवस्थानम बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगी थी, उसके बाद से ही तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। शुरुआती दौर में तीर्थ पुरोहितों के विरोध करने की मुख्य वजह थी राज्य सरकार ने बोर्ड का नाम वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के नाम पर रखा था। देवस्थानम बोर्ड का विरोध क्यों? पुरोहितों की नाराजगी, नहीं हुआ कोई संवाद। बोर्ड से चारों धामों की पारंपरिक व्यवस्था टूटेगी। पुरोहित ने बोर्ड को बताया सनातन धर्म पर कुठाराघात। पुरोहितों और हक हुकूक धारियों के अधिकारों का हनन। चारों धाम की पूजा पद्धति अलग। राज्य सरकार ने विरोध के चलते नाम बदलकर साल 2020 में उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड कर दिया है। बावजूद इसके तीर्थ पुरोहितों ने अपना विरोध जारी रखा है। मौजूदा धामी सरकार इस बोर्ड का समर्थन कर पुरोहितों को मनाने में जुटी है, लेकिन सालों पुरानी परंपरा को बरकरार रखने की मांग को लेकर पुरोहितों ने अपना विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने अब देवस्थानम बोर्ड के विरोध में अमरनाथ आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि यदि सरकार जल्द ही बोर्ड को भंग नहीं करती है तो इसी हफ्ते से बोर्ड के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरता दिखा है, जबकि बीजेपी नेता ने सभी के हित में सही कदम उठाए जाने की बात कही। आज फिर सुनने में आया है कि देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगातार पंडा पुरोहित समाज हमारा आंदोलनरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे पहले भी 2 बार अपना दौरा स्थगित कर चुके हैं। सुनने में आया है कि आज फिर उनका वहां दौरा था, लेकिन डर के मारे भयभीत होकर तीसरी बार उन्होंने अपना दौरा चार धामों का स्थगित कर दिया है। ऐसा काम ही क्यों करते हो भाजपा की सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें डर के मारे घर में दुबक कर बैठना पड़े। आखिर देवस्थानम बोर्ड गठित किया था, वो सही है तो फिर अपनी बात पर अडिग रहो, वो गलत है तो फिर समितियों का नाटक नौटंकी बंद कर दो। समितियां गठित तब की जाती है जब सरकारें आशंकित होती हैं कि उनका निर्णय सही है या गलत है। देखिए, देवस्थानम बोर्ड को लेकर के हमारी सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है और हमारी सरकार का प्राथमिकता है कि किसी भी समाज के लिए, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के लिए हम काम करें। निश्चित रूप से पंडा और पुरोहित सब हमारे भाई हैं और सब बैठ कर के सरकार उनसे बात कर करके सारी चीज़ों पर विचार करके निश्चित रूप से सही कदम और एक सही रास्ता निकालने का प्रयास करें। पुरोहित अंकुर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। अंकुर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि विरोध जो है उसकी मुख्य वजह क्या है और आप क्या मानते हैं कि ये बोर्ड जो है किस तरीके से काम कर रहा है जिसके विरोध में आप लोग बैठ गए हैं? जी जी मैम, बात ऐसी है कि केवल हिंदू मंदिरों का ही क्यों अधिग्रहण किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा उत्तराखंड में। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ और श्रावण मास में हम सब लोग पहले तो हमेशा ही बाबा को तेल चढ़ाने जाते हैं और हमको देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा बोला जाता है कि आप मंदिर के अंदर तेल चढ़ाने नहीं जाओगे। तो एक ओर से सरकार बोलती है हमको कि आप लोगों के अधिकार एकदम सुरक्षित हैं, हमको तो कुछ भी नहीं दिखता है। और तो क्या आप मानते हैं कि सरकार ने जो है एक तरीके से हनन कर दिया है पुरोहितों के अधिकार का इस बोर्ड के गठन के बाद और आप वो अधिकार वापस चाहते हैं? जी मैम, आपको लगता है कि सरकार ने एक तरीके से हनन कर दिया है इस बोर्ड के गठन के बाद में और अभी आपको वो अधिकार वापस चाहिए? जी जी बिल्कुल, हम देवस्थानम बोर्ड का घोर विरोध करते हैं और आखिरी सांसों तक लड़ते रहेंगे। और मंदिर के अंदर एक दिन यहाँ पे क्या हुआ कि मंदिर के गेट में ताला लगाया गया और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। कैसे बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि अधिकार सुरक्षित है?
बने रहिए। यहाँ हमारे साथ में विपिन कैंथोला भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विपिन कैंथोला जी, अभी आपने बात उनकी सुनी, जो कुछ यहाँ पर जो पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि नाराजगी जो है किस बात को लेकर है और क्या चाहते हैं सरकार से, क्या समस्या का समाधान होगा? जी नमस्कार कायनात जी। देखिए कायनात, हमारी पार्टी ने साफ कहा है, इस विषय में हमने हाई पावर कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बनाई है और निश्चित रूप से हम इस पर मिलकर के बैठ करके विचार करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि तीर्थ पुरोहितों से भी बात होगी और इन तीर्थ पुरोहितों के बीच से हमने देवस्थानम बोर्ड में जो है सदस्य भी लिए हैं। निश्चित रूप से हमारे भाई हैं, सब हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं और सरकार की प्राथमिकता है कि सभी की बात सुन करके उसका चिंतन करके उस पर रास्ता निकाला जाए। निश्चित रूप से सरकार जल्दी ही इसमें रास्ता निकालेगी और अपने तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठकर रोहित जी जल्दी से क्या कहेंगे? रोहित जी, आश्वासन जो मिल रहा है क्या कहेंगे उस पर? चलिए, लगता है उनका संपर्क टूट गया। लेकिन विपिन कैंथोला जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। कांग्रेस की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया सामने आई कि या तो सरकार फैसला करे कि ये जो गठन हुआ था बोर्ड का वो ठीक नहीं था और इसे माने कि ये गलत था, या फिर समिति गठन का जो ये नाटक सरकार कर रही है उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि समिति गठन तभी होता है जब आप कंफ्यूज्ड हो कि आपने जो फैसला किया है वो ठीक है या नहीं। देखिए कायनात, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। देखिए देवस्थानम बोर्ड बनाने के बाद सरकार ने कहा इस पर शिथिलता लाई जाएगी और निश्चित रूप से तीर्थ पुरोहितों को क्या दिक्कतें हैं, तीर्थ पुरोहितों को क्या समस्याएं हैं, इस पर सरकार जो है तो इस पर उनसे बातचीत होगी, बैठ करके मंथन करेगी और निश्चित रूप से रास्ता निकालेंगे। सारी चीजें एक कोई कानून बनता है कि कोई बोर्ड बनता है, उस पर क्या आपत्ति है, क्या हमारे भाइयों को इस पर आपत्ति? चलिए, तो आपका कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, बात की जाएगी तीर्थ पुरोहितों से भी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।